शाम को 6:40 के आसपास दिल्ली के लाल किले के पास उपस्थित सुनहरी मस्जिद की पार्किंग से हुंडई की एक i20 गाड़ी निकलती है एंड लाल किले के एग्जैक्ट सामने वाली सड़क पे जाके रेड लाइट पे वो गाड़ी रुकती है एंड उसके थोड़ी ही देर बाद वहां पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। भयंकर धमाका है, बहुत जोर से आवाज थी, ऐसी आवाज हमने पहले नहीं सुनी, जिसमें 12 से 13 लोगों की मौत हो जाती है। जैसे ही ये ब्लास्ट होता है उसके तुरंत बाद वहाँ के जो लोकल लोग थे वो यहाँ पे पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, फायर ब्रिगेड को इन्फॉर्म करते हैं एंड एम्बुलेंस को इन्फॉर्म करते हैं। लेकिन उससे पहले भी जो लोकल थे, जो गाड़ी वाले लोग थे, वहाँ के लोगों को अस्पताल के अंदर भर्ती कराते हैं एंड उसके 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर पुलिस, एम्बुलेंस एंड सारी एजेंसीज वहाँ पे पहुँच जाती है एंड घायल लोगों को हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करवाया जाता है, जो कि लोक सेवा हॉस्पिटल वहाँ पे पास ही उपस्थित था। एंड इस ब्लास्ट के अंदर 150 मीटर के अंदर जितने भी गाड़ियाँ थी उन सबके शीशे फूट जाते हैं, 6 गाड़ियाँ एंड 3 ऑटो रिक्शा के अंदर आग भी लग जाती है। एंड इस बॉम्ब ब्लास्ट के बाद वहाँ के लोग पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, वहाँ की नेशनल एजेंसीज को इन्फॉर्म करते हैं एंड सारे एक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। वहाँ के लोगों का ये बताना है कि ये जो ब्लास्ट हुआ था, इतनी तेज आवाज़ उन्होंने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं सुनी थी। भयंकर धमाका है, बहुत जोर से आवाज थी, ऐसी आवाज हमने पहले नहीं सुनी। इस बॉम्ब ब्लास्ट में 12 से 13 लोगों की मौके पे मौत हो गई एंड 25 से 30 लोग घायल भी हुए थे। जानते हैं इस वीडियो के अंदर कि इस बॉम्ब ब्लास्ट का कौन था मास्टरमाइंड एंड किन किन लोगों के लिंक इस बॉम्ब ब्लास्ट से जुड़ते हैं। इस बॉम्ब ब्लास्ट में जो लोग मौके पे मारे गए थे उनकी कुछ डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, जिसमें से एक है उत्तर प्रदेश के लोकेश अग्रवाल, जो हॉस्पिटल में अपने बेटे की सास से मिलने आए थे एंड इस बॉम्ब ब्लास्ट में उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। दूसरे अग्रवाल में रहने वाले डीटीसी बस कंडक्टर अशोक कुमार, जो अपनी ड्यूटी करके शाम को वापस घर लौट ही रहे थे। एंड उसके बाद एक और विक्टिम जो पंकज सैनी, एक कैब ड्राइवर थे एंड एक दिनेश मिश्रा, जो चांदनी चौक पे साड़ी और लहंगा बेचने वाली दुकान के ऊपर काम करते थे। एंड कुछ और विक्टिम्स को भी वहां पे पहचाना गया, जिनमें से कुछ एक नोमन जो कॉमेस्टिक शॉप पे काम करते थे एंड इसी तरह एक जुमन मोहम्मद जो ई रिक्शा के ड्राइवर थे एंड अपने परिवार में सिर्फ अकेले थे जिससे उनका घर परिवार चलता था। एंड जैसे ही ये सारी घटना होती है, ये बॉम्ब ब्लास्ट होता है एंड जैसे ही नेशनल एजेंसीज वगैरह काम करनी स्टार्ट करती है, उसके बाद शाम को 10 बजे अमित शाह उस हॉस्पिटल में पहुंचते हैं जहां पे घायल लोगों को भर्ती करवाया गया था एंड एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, जिसमें वो ये बताते हैं कि क्या ये टेरर अटैक था या फिर ये एक एक्सीडेंट था जो नहीं होना चाहिए था, लेकिन किसी कारणवश इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ। एंड डायरेक्टली गवर्नमेंट के द्वारा अभी तक ये नहीं बताया गया है कि ये एक टेरर अटैक था या फिर ये एक एक्सीडेंट था, लेकिन कुछ ऐसी रिपोर्ट्स हैं न्यूज़ आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग एंड कुछ ऐसे गवर्नमेंट ने बयान भी दिए हैं जिससे ये पता लगता है, धीरे धीरे ये इशारा हो रहा है कि ये एक टेरर अटैक था। अपने देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भूटान के दौरे पर गए हुए थे एंड वहाँ पे उन्होंने ये एक डायरेक्टली कॉन्फ्रेंस करी एंड एक स्पीच दी, जिसमें उन्होंने बताया कि ये साजिश जिसने भी की है को छोड़ा नहीं जाएगा, ये जो एक्सीडेंट उसने किया है उसकी पूरी सजा उसको मिलेगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो अभी इसके पीछे कौन है? सबसे पहले टाइम्स ऑफ इंडिया सोर्सेज के अकॉर्डिंग पता चलता है कि ये जो हुंडई गाड़ी थी ये HR26CE 7476 इस गाड़ी का नंबर था एंड द हिंदू टाइम्स ने बताया कि इसका ओनर मोहम्मद सलमान था, जो कि गुड़गांव में रहने वाला था। एंड इस मोहम्मद सलमान जो गुड़गांव में रहता था, इसने अपनी हुंडई i20 गाड़ी एक दूसरे व्यक्ति को बेच दी थी एंड वो व्यक्ति था दिल्ली के ओखला में रहने वाला देवेंद्र। एंड मेन पॉइंट की जब ये दिल्ली के अंदर ब्लास्ट हुआ तो उसके थोड़ी देर बाद दिल्ली की जैसे सेम बड़े शहर जैसे मुंबई एंड इसके हाई इलाकों के अंदर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया था कि अगर कोई भी छोटी सी इरेगुलर एक्टिविटी होती है तो तुरंत वहां की आर्मी को इन्फॉर्म किया जाए। एंड ये सारी चीज़ें होने के बाद डायरेक्टली हम लोगों को न्यूज़ आर्टिकल्स एंड जो न्यूज़ प्रेस रिलीज होती है उनसे पता लगता है कि धीरे धीरे गवर्नमेंट इस चीज़ की ओर इशारा कर रही है। ये जो ब्लास्ट हुआ था ये एक बहुत बड़ी प्लानिंग थी, लेकिन उनको सक्सेस नहीं मिल पाई, जिस कारण ये छोटा सा ब्लास्ट हुआ। अब जानते हैं धीरे धीरे कि कैसे मोहम्मद सलमान ने ये गाड़ी दूसरे को बेची एंड लास्ट के अंदर कौन ओनर था इस गाड़ी का जिसने कि इस गाड़ी के अंदर ब्लास्ट किया एंड और किस किसके साथ इस गाड़ी के लिंक कनेक्ट होते हैं। अब इस मामले की जांच NIA जो कि काउंटर टेररिज्म एजेंसी है वो कर रही है, जिससे कि हम लोगों को ये इंडिकेशन मिलता है कि अब इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो इस हमले को, इस बॉम्ब ब्लास्ट को एक टेरर अटैक मानने लगी है। जो एजेंसी जांच कर रही है, जो भी NIA है, जो भी UAPA है, वो इस जो घटना, ये जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है इसको फरीदाबाद की एक घटना से रिलेट करने की कोशिश कर रही है। फरीदाबाद में क्या घटना हुई थी सबसे पहले मैं आप लोगों को वो समझाता हूँ। जस्ट 10 नवंबर के दिन ही फरीदाबाद के अंदर जम्मू कश्मीर की पुलिस एंड हरियाणा पुलिस ने 2 डॉक्टर्स को अरेस्ट किया था एंड इन दोनों डॉक्टर्स के लिंक पाकिस्तान के एक ऐसे आतंकवादी संगठन से मिलते हैं जो कि ये टेरर अटैक करवाते हैं। उसके संगठन के अंदर इन दोनों के लिंक पाए गए हैं। इन्हीं वजह से
जो दोनों डॉक्टर्स थे उनके लिंक इस संगठन से मिले एंड इस संगठन ने कुछ ऐसी हरकतें करी थी, यानी कि कुछ ऐसे पोस्टर लगाए गए थे जो कि इस आतंकवादी संगठन के ग्रुप के सपोर्ट में थे। सो फरीदाबाद के अंदर हुई ये घटना एंड उसके बाद दिल्ली के अंदर जो ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, इन दोनों को आपस में रिलेट किया जा रहा है एंड आगे अच्छे से समझते हैं कि इन दोनों का इसके अंदर क्या रोल है। एंड इन सब के अंदर एक डॉक्टर आदिल मजीद रादर फ्रॉम काजीगंज से नाम आया था, जो कि एक उत्तर प्रदेश के हॉस्पिटल के अंदर काम कर रहे थे। अब इस आदिल को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर हॉस्पिटल जहाँ पे ये काम करता था वहाँ पे अरेस्ट किया जाता है एंड इसकी छानबीन से पता लगता है कि ये इससे पहले एक जगह के गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर काम करता था एंड जो इसका लॉकर था, यानी कि जिस भी हॉस्पिटल के अंदर ये काम करता था वहाँ पे इसका एक पर्सनल लॉकर था जिसमें ये अपना सामान रख सकता था। एंड जब उस लॉकर की तलाशी ली गई तो उसके अंदर AK-47 एंड बहुत से ऐसे चीज़ें बरामद की गई जो कि यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट से रिलेटेड थी। एंड ये सारी घटना होने के बाद वहाँ की पुलिस डॉक्टर आदिल के जरिए वहाँ की पुलिस डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गानी के पास पहुंची, जो कि पुलवामा का रहने वाला था, जो अभी फरीदाबाद की एक यूनिवर्सिटी अल फाला यूनिवर्सिटी एंड हॉस्पिटल के अंदर पढ़ाता था। अब 10 दिन पहले पुलिस के द्वारा मुजम्मिल को गिरफ्तार किया गया था एंड उसके बयान के अकॉर्डिंग जहाँ पे ये रहता था वहाँ पे पुलिस ने छापा मारा एंड जब उस घर की तलाशी ली गई तो पुलिस को उस घर में 360 किलो के एक्सप्लोजिव पदार्थ मिले जो कि बॉम्ब के अंदर काम आते हैं। यानी कि अगर आप लोग कोई बॉम्ब फॉर्म कर रहे हो तो जैसे कि RDX हो गया, जैसे कि अमोनियम नाइट्रेट हो गया, ऐसे कुछ बहुत से एक्सप्लोजिव पदार्थ जिसकी स्पेशल केमिकल रिएक्शन होने के बाद वो एक ब्लास्ट करते हैं, ऐसे पदार्थ वहाँ पे मिले जो कि 360 किलो थे एंड ये बहुत बड़ी अमाउंट है। लेकिन अगर आप लोग आगे देखोगे तो आप लोग फिर से चौंक जाओगे, क्योंकि बाद के अंदर जब और जांच आगे बढ़ी और लोग पकड़े गए तो ये जो एक्सप्लोजिव का नंबर 360 किलो था वो डायरेक्टली 3000 किलोग्राम तक पहुंच गया। आप लोग ये देखो कि पुलिस को सिर्फ 360 किलो एक्सप्लोजिव पदार्थ मिले थे एक आदमी को पकड़ने के बाद, लेकिन जब उसकी और इन्वेस्टिगेशन हुई तो वही 360 किलो 3000 किलो तक पहुंच गया। यानी कि ये साजिश बहुत बड़े बॉम्ब ब्लास्ट की थी, लेकिन कहीं ना कहीं कोई कमी रही एंड इस कमी के कारण ये जो मिशन था वो हो सकता है अभी तक सक्सेसफुल नहीं हो पाया हो, या फिर इसकी कुछ और कोई प्लानिंग हो जिसके कारण कुछ फेलियर होने की वजह से छोटे पैमाने पर इन्होंने ये बॉम्ब ब्लास्ट किया। एंड इस 3000 किलो के अंदर अमोनियम नाइट्रेट एंड यहाँ पे बहुत से ऐसे मेटल्स के सीड्स मिले जो कि यहाँ पे बॉम्ब बनाने के अंदर काम आते हैं, जैसे कि वायर हो गया, रिमोट कंट्रोल हो गया, टाइमर्स हो गए एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स जो कि एक्चुअल में बॉम्ब बनाने के अंदर काम आती हैं ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें एक जगह से पुलिस ने बरामद करी एंड उसके अलावा पुलिस ने यहाँ पे एक वॉकी टॉकी, 20 बैटरीज, टाइमर्स एंड ये सारी चीज़ें यहाँ पे बरामद करी। इसी जगह पे यहाँ पे एक पिस्टल एंड यहाँ पे AK-56 राइफल एंड यहाँ पे बहुत से ऐसे और गन्स भी मिले। एंड जब ये सारी चीज़ें गिरफ्तार हुई, ये सारा सामान पकड़ा गया एंड उससे पहले भी पुलिस को इस सारी चीज़ों का शक था एंड पुलिस ने ये कहा था कि ये जो मिशन है, जो ये हो रहा है, सारी चीज़ें जो इतना 3000 किलो एक्सप्लोजिव मटेरियल्स हम लोगों को मिले हैं, ये 2 डॉक्टर्स को हम लोगों ने पकड़ा है, कहीं ना कहीं ये मिशन अभी भी चालू है। लेकिन ये सारी बातें थी दिल्ली के अंदर जो ब्लास्ट हुआ था उससे पहले, कहीं ना कहीं उनको एक सक्सेस मिली एंड पुलिस को ये भनक तक नहीं लगी कि वहाँ पे ब्लास्ट होने वाला है। तो कहीं ना कहीं जो तैयारी हो रही थी वो बहुत बड़े ब्लास्ट की थी, लेकिन उसके मुकाबले में ये ब्लास्ट बहुत छोटा था, लेकिन यहाँ पे भी बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई है। एंड अब ये जो फरीदाबाद के अंदर घटना हुई, जो डॉक्टर्स को अरेस्ट किया गया, जो एक्सप्लोजिव मटेरियल्स मिले, उन सारी चीज़ों को यहाँ पे दिल्ली के अंदर जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था उनसे कनेक्ट किया जा रहा है। एंड द टाइम्स ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग उनके जो स्पेशल फोर्सेज होते हैं, उनके जो एजेंट्स होते हैं, उनके थ्रू जो न्यूज़ आती है उससे हम लोगों को ये पता लगता है कि ये जो चीज़ें हैं ये आपस में कनेक्टेड है। एंड अभी तक गवर्नमेंट के द्वारा ये साफ नहीं किया गया है कि डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर आदिल के अलावा यहाँ पे और भी कोई था। लेकिन अगर आप लोग द टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल देखोगे तो आप लोगों को वहाँ पे पता लगेगा कि मुजम्मिल और आदिल के अलावा वहाँ पे 2 लोग और शामिल थे, जिसमें से लखनऊ की एक महिला डॉक्टर है जिसे गिरफ्तार किया जा चुका है एंड उनमें से एक डॉक्टर है उमर नबी जो कि अपने दोस्तों की गिरफ्तारी के बाद वहाँ पे गायब हो चुका है। यानी कि टोटल 3 लोग, मुजम्मिल, आदिल एंड यहाँ पे एक वुमेन, इन तीनों को यहाँ पे अरेस्ट किया गया है। एंड उसके अलावा एक जो यहाँ पे था वो अभी भी फरार है जैसे ही इन सबको गिरफ्तार किया गया। एंड जो उमर नबी यहाँ पे गायब हुआ था, इसी के ऊपर जो ये दिल्ली के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, ये करने का यहाँ पे क्या है इंजाम लग रहे हैं, क्योंकि पॉसिबिलिटीज जितनी बन रही है, 4 लोग थे, 4 में से 3 लोगों को अरेस्ट किया गया। एंड इन सारी चीज़ों के आरोप डायरेक्टली डॉक्टर उमर पे लगते हैं क्योंकि ये उस समय वहाँ से फरार थे। एंड ये जो डॉक्टर उमर थे ये भी यहाँ पे कोयल गांव के रहने वाले थे जो कि यहाँ पे पुलवामा के अंदर ही आता है। यानी कि डॉक्टर मुजम्मिल
एंड उमर ये दोनों आपस में जुड़े हुए थे एंड ये दोनों एक ही गांव के आसपास के रहने वाले थे, जिससे कि डायरेक्ट इनकी तरफ यहाँ पे शक बढ़ता है। एंड ये भी अल फलाह यूनिवर्सिटी एंड हॉस्पिटल के अंदर काम करते थे। मुजाम्मिल की गिरफ्तारी के बाद पुलिस का सिर्फ एक ही एम था, उमर को ढूंढना। एंड उसकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस सिर्फ उमर को ही ढूंढने के अंदर लगी हुई थी। उमर नबी को इस दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट से जोड़ने वाला एक और प्रूफ ये जो हुंडई की i20 गाड़ी थी 7674, इसके थ्रू यहाँ पे पुलिस को कुछ ऐसे एविडेंस मिले हैं कि इस गाड़ी के थ्रू हम लोग उमर नबी को इस ब्लास्ट का मास्टरमाइंड बोल सकते हैं। एंड हिंदुस्तान टाइम्स के अकॉर्डिंग एक आर्टिकल में बताया गया कि ये जो हुंडई गाड़ी थी 7674, ये इसका जो लास्ट यूज था ब्लास्ट से पहले ये उमर नबी के पास देखी गई थी। एंड एक सीनियर ऑफिसर एक आर्टिकल के अंदर ये बताते हैं कि अपने दोस्तों की गिरफ्तारी के बाद जो उमर नबी था वो घबरा गया था एंड उसने अचानक ये बॉम्ब ब्लास्ट करने की तैयारी करी एंड एक हिचकिचाहट के अंदर ये ब्लास्ट किया था। यानी कि इनकी पूरी प्लानिंग कुछ और थी, लेकिन मिशन को कामयाब बनाने के लिए जो उमर था उन अपने दोस्तों की गिरफ्तारी के बाद ये एक ऐसा बॉम्ब ब्लास्ट करता है। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आर्टिकल के अंदर ये सारी चीज़ें आप लोगों को मेंशन भी करी गई है कि ये जो एक ब्लास्ट था ये यहाँ पे कोई भी प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी। जस्ट अपने सारे दोस्तों के अरेस्ट होने के बाद अपने एक घबराहट के अंदर जो उमर नबी था उसने ये ब्लास्ट किया था एंड ये ब्लास्ट कोई प्लानिंग के थ्रू नहीं था। एंड ये जो बॉम्ब था ये बहुत ही कम यानी कि बहुत ही कमज़ोर तरीके से बनाया गया था एंड पूरी तरह से अभी फॉर्म भी नहीं हुआ था। एंड इसी कारण ये जो बॉम्ब ब्लास्ट था इसका कुछ लिमिटेड जगह पर ही यहाँ पे अटैक हम लोगों को देखने को मिला एंड नहीं तो ये बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट बन सकता था। एंड एक और चीज़ यहाँ पे सामने आई है कि इस हुंडई i20 गाड़ी को डॉक्टर उमर नबी ही चला रहा था एंड इसके अंदर जो एक्सप्लोजिव है वो वहाँ की NIA के जो टेस्ट होते हैं, जो बॉम्ब ब्लास्ट टीम होती है, उनके टेस्ट के बाद वहाँ पे पता लगा कि इसके केमिकल्स एंड जो यहाँ पे फरीदाबाद के अंदर ऑपरेशन हुआ था, जो ब्लास्ट फ्लेमेबल चीज़ें वहाँ पे मिली थी उसके जैसे ही सेम टू सेम ये सारी चीज़ें हैं। यानी कि फरीदाबाद के अंदर 10 नवंबर को जो 2 डॉक्टर्स गिरफ्तार हुए थे उसके पास से 3000 किलो जो एक्सप्लोजिव बरामद हुआ था वो सैंपल एंड ये जो दिल्ली के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था ये दोनों सैंपल आपस में मिलते हैं। यानी कि इन दोनों का एक अच्छा कनेक्शन हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलता है। एंड अभी पुलिस ये जांच करने की कोशिश कर रही है कि जो 13 से 15 लोग मरे हैं उनके अंदर उमर नबी शामिल है या फिर नहीं। एंड इसकी कंफर्मेशन के लिए पुलिस ने उसकी मां का DNA सैंपल भी लिया है एंड उससे जो भी लोग वहां पे घायल हुए थे या फिर जो भी DNA सैंपल क्राइम ब्रांच से जहां पे जो ब्लास्ट हुआ था वहां पे लोगों को पुलिस को मिलेंगे, उनको यहाँ पे उमर की माँ के DNA से यहाँ पे मैच करके देखेंगे। एंड अगर कोई भी DNA सैंपल मैच होता है तो वहाँ पे ये चीज़ें सामने आएगी कि जो डॉक्टर उमर नबी था वो भी इस बॉम्ब ब्लास्ट के अंदर मारा गया एंड इस बॉम्ब ब्लास्ट करने के पीछे उमर नबी का ही हाथ है।